हेलो टू एवरीवन, द पिलर्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है और वहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको ये भी सीखना होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप डील कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आज का मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है इंडियाज़ नेबरहुड डालिमा, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भारत का रिश्ता है थोड़ा सा अभी खट्टा मीठा चल रहा है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग विथ इट्स नेबरहुड। जो दिक्कतें भारत को महसूस करनी पड़ रही हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बनाने में, उन सारे मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो भारत का रिलेशन पाकिस्तान के साथ है वो तो बहुत ही खराब है ही। जो चाइना के साथ रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर यानी इकोनॉमी के ऊपर ही वर्क करता है। जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान में, भारत का जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ है वो भी उस तरह का रहा नहीं जो पहले रहा करता था। जरूर श्रीलंका के साथ जो रिश्ते हैं वो ठीक हुए हैं। नेपाल के साथ रिश्ते को ना ही हम अच्छा कह सकते हैं ना ही हम बुरा कह सकते हैं। भूटान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है क्योंकि उसको भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो जानता है कि चाइना क्या करेगा आने वाले समय में, उसके कुछ हिस्सों पर आगे चल करके कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश ऑल्सो हमेशा से ऋण में रहता है कि भारत ने उसको आज़ादी दिलाई है तो उसका दायित्व बनता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखें। और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश के से जो लोग भारत में आकर के वर्क करते हैं उससे भी बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और बांग्लादेश एक बेहतर रिश्ता रखता है। लेकिन आप अगर अभी ऑन टोटल देखिएगा ना तो आपको मिलेगा कि पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, चाइना, इवन नेपाल के साथ जो रिश्ते हैं वो उतने बेहतर नहीं हैं। अगर मैं म्यांमार की बात करूँ ना तो म्यांमार के साथ प्रॉब्लम यही है कि भारत अपना मूड बना ही नहीं पा रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री का साथ दे या फिर म्यांमार में जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हो रही है उसका साथ दे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि म्यांमार का अभी सिचुएशन क्या है। म्यांमार का सिचुएशन बहुत ही सिंपल है। वहाँ पर मिलिट्री जुंटा का रूल है। इट मीन्स दैट वहाँ पर सेना जो है वो रूल कर रही है और जितने सारे भी नेतागण हैं वो जेल में रख दिए गए हैं। बहुत सारे नेताओं को तो फांसी की सजा तक दे दी गई है। तो भारत अभी म्यांमार में किसको सपोर्ट करे उसी डालीमा में फंसी हुई है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ना इंडिया का अपने नेबर के साथ, वही सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके यूपीएससी मेंस में कि भारत की जो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो कितनी कारगर रही है और अगर कारगर नहीं रही है तो किस तरह से उसमें बदलाव करके उसको और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बताऊं तो प्रीलिम्स के बारे में इंडिया का नेबरहुड में इंडिया की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि भारत कौन से देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे नेपाल ही है तो नेपाल उत्तराखंड के साथ करता है अपना बॉर्डर शेयर, यूपी के साथ करता है, वो बिहार के साथ करता है, वो बंगाल के साथ करता है। तो बंगाल में हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा कि वो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मैप वर्क है वहाँ से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है कि बिहार का जो बॉर्डर है वो क्या नेपाल के साथ शेयर करता है कि नहीं करता है। तो जो आपका मैप वर्क है वो बहुत दुरुस्त रहना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए तो आपको मैं अभी समझाते हुए चलूंगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। जो मैंने अभी सवाल बताए वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और उसका सॉल्यूशन अगर आप बेहतरीन रूप से लिख पाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ डालिमा की बात करते हैं। मैंने अभी जितने सारे भी प्रॉब्लम बताएं उसमें एक प्रॉब्लम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं जो मालदीव का प्रॉब्लम है। आपको पता है कि मालदीव और भारत के जो रिश्ते हैं ना वो बेहतर नहीं चल रहे हैं और इसका मेन कारण ये पर्सन है मोहम्मद मिज़ू। ये जो हैं वो करेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं आपके मालदीव के और
इनकी वजह से जो भारत का रिश्ता बेहतर था मालदीव के साथ, वो थोड़ा सा खटास में चला गया है, क्योंकि ये थोड़े से प्रो चाइना स्टांस रखते हैं। वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, जबकि इन्हें पता है कि जो चाइना की एक पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है? उसके तहत चाइना क्या करता है? डेट देता है। डेट मतलब क्या होता है? ऋण देता है, कर्ज देता है, और उस कर्ज का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना हाई होता है कि दूसरे कंट्री उसको चुका नहीं सकते हैं, और उसी जाल में फंस करके वो देश बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल है जो कि चाइना की इस पॉलिसी में फंस चुके हैं। पहले जो कंट्री होते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा मनी जो है ना वो हमारे पास चाइना के थ्रू आ रहा है, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि उसके पीछे कितना बड़ा कर्ज जो है, इंटरेस्ट जो है वो लगा हुआ है। जैसे कि मैं जो कंट्रीज बर्बाद हुए हैं उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल श्रीलंका का है। श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसे अपने पूरे दुनिया में जितने सारे भी उसके आपके एम्बेसी थे उसको बंद करने पड़े थे। लास्ट में भारत ने उसे क्या किया? असिस्टेंस दिया, जबकि चाइना ने बोल दिया था कि हम नहीं दे पाएंगे, हमें तो खुद आपसे क्या चाहिए? इंटरेस्ट के पैसे चाहिए। श्रीलंका पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गया था और भारत ने उसे क्या किया? बचाया। और इसी के बाद श्रीलंका का जो रिलेशन है भारत के साथ वो थोड़ा बेहतर हुआ है, क्योंकि देखिए जो भी आपके पड़ोसी देश में नेता रहेगा उसी के हिसाब से वो देश चलेगा। वो चाहे तो चाइना के प्रो होगा, चाहे तो वो भारत के प्रो होगा। अब जब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में राजपक्षे की गवर्नमेंट थी जो कि चाइना के प्रति प्रो थी, और उन्होंने भी क्या किया था? चाइना से बहुत ही ज़्यादा लोन लिया था। उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाए, बैंकरप्ट हो गए और ख़त्म हो गई कहानी श्रीलंका की। फिर अब धीरे धीरे श्रीलंका को मदद किया भारत ने और अब वो उठ चुका है। अब इसी राह में ये चल रहे हैं। इन्हें भी लालच लग रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बीआरआई बीआरआई के तहत क्या करता है? चाइना पैसे देता है ताकि पोर्ट आप बना सके, ताकि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकें। लेकिन ये सारे जो लोन होते हैं ना वो वाइबल नहीं होते हैं। वो एक तरह से फंसाने का काम करते हैं ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज को, जिन्हें लगता है कि अरे जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो इतने लोग आएंगे घूमने के लिए और हम लोग क्या करेंगे? ये कर्ज जो है वो चुका देंगे, जो कि वो चुका नहीं पाते हैं और इस पूरे जाल में फंस जाते हैं। भारत समझाने की कोशिश करता है ये सारे कंट्रीज को, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वही होता है ना, लालच में फंस जाते हैं। और यही अभी का जो रोल देखने को मिल रहा है, ये अभी चाइना में गए हुए थे कुछ दिन के लिए, जब मोदी जी लक्षद्वीप गए ना, तो लक्षद्वीप गए, वहां पर मोदी जी ने क्या किया कि लक्षद्वीप का टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की, और उसके वजह से जो मालदीव के कुछ मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री को क्लाउन कहा और भारत के लोगों को गोबर से कंपेयर किया, या भारत को उस तरह का जो डीमीनिंग वर्ड थे वो बताएं। भारत ने क्या किया? बर्बाद कर दिया मालदीव को। कैसे? भारत ने जितने सारे भी, क्योंकि देखिए 28% जीडीपी जो है ना टूरिज्म से आता है मालदीव को। भारतीय लोग ही मालदीव जाके घूमते हैं और ये भारतीय को ही इस तरह के गालियां दे रहे थे। तो भारत ने क्या किया? जितने सारे भी लोग जाने वाले थे सबने कैंसिल करा दिया। इसके वजह से आई थिंक 12,000 से ऊपर जो आपके होटल्स हैं वो सारे कैंसिल हुए, कितने फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, कितना डॉलर्स का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इनकम है वो आपके मालदीव को नहीं हुई। और उसके वजह से ये क्या हुआ? तिलमिला गया और ये चला गया चाइना की। चलिए चाइना से बात करके आते हैं, इससे क्या होगा ना, भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। लेकिन देखिए भारत हर चीज सह सकता है, लेकिन अपनी जो होता है ना, भारत इज्जत का भूखा है, और आप अगर आप उसको यही चीज नहीं देंगे तो वो रिटेलिएट जरूर करेगा। और यही रिवेंज लिया गया है और मालदीव की हालत अभी बहुत ही ज्यादा बदतर है। और मालदीव को देखा जा रहा है कि वो चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है और भारत को धमकी भी दिया है कि आप आई थिंक 15 अप्रैल या 15 मार्च तक को जो सेना वहां पर है मालदीव में, भारत की जो सेना है उसको हटाने की बात कर रहा है। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मालदीव है, लेकिन भारत क्या है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली चलता है। कूटनीति में भारत का कोई जवाब नहीं है और धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि मालदीव से कैसे भारत क्या कर रहा है, निपट रहा है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ ऐसे देश हैं जो चाइना के पक्ष में हैं और भारत के खिलाफ हैं, और यही
जो प्रॉब्लम है भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की भी अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान क्या करता है कि चाइना के सह पर ही वो जीवित है, नहीं तो ना ही वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना ही वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है। वो चाइना से लोन लेता है, सऊदी अरेबिया से लोन लेता है और एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो उसके पास खाना इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है। और नेचुरल डिजास्टर तो अलग ही आते रहता है, जिसकी वजह से पूरा आपका पाकिस्तान बर्बाद होते रहता है। तो हमारे नेबर में ये सारे प्रॉब्लम है, और सारा प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाता है चाइना का इन्फ्लुएंस ये रीजन में भारत के अगेंस्ट में, जिसको ये सारे देश नहीं समझ पाते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करिएगा ना कि क्या है प्रॉब्लम, किस तरह से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा मेंस के लिए आंसर लिख सकते हैं। आप देखिए, काउजेज ऑफ डायलेमा मैंने आपको समझा दिया। चाइना इज द मेन प्रॉब्लम, चेंजिंग रीजनल जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर मार्क्ड बाय डिमिनिश, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया कि यूएसए का इन्फ्लुएंस जो है वो गिर रहा है। यूएसए जो है ना, उसकी डिप्लोमेसी पूरे दुनिया में जानी जाती थी, लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज ही है ना, वो ये डिमांड कर रही हैं कि जरूरत नहीं है यूएसए को दुनिया के हर एक फट्टे में टांग लड़ाने की, और इसीलिए यूएसए क्या कर रहा है, अपना प्रेजेंस जो है वो खींच रहा था। लेकिन फिर से भारत के साथ कुछ ऐसे रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं जिसके वजह से इंडिया और यूएसए मिल करके क्या करने वाला है, ये सारे जो आइलैंड नेशन है ना, जैसे कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, चाहे आइलैंड नेशन छोड़िए, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सब कोई को असिस्टेंस देने वाला है और उन्हें समझाने वाला है कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल होगा, कौन सा नहीं होगा। ये एक भारत और यूएसए का नया पहल है, जिसके तहत ये सारे कंट्रीज को भारत बचाएगा चाइना के इन्फ्लुएंस से। और यही बात फिर से सामने आ रही है कि यूएसए पहले जितना पकड़ रखता था, अब वो उतना नहीं रख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझ में आ गया ना। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यूएसए का इन्फ्लुएंस घट रहा है, और यहां पर भारत एक बड़ा रोल तभी प्ले कर पाएगा जब वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर पाएगा। भारत को क्या करना पड़ेगा, जो बाहर के देश है जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएसए के बारे में मैंने बात किया, उसके साथ साथ यूके मतलब यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर लेकर के आना पड़ेगा, साथ मिल करके ये सारे नेशंस का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चाइना क्या कर रहा है, वो अपना पकड़ बहुत ही ज्यादा पूरे साउथ एशिया में, सदर्न एशिया में बढ़ा रहा है। इसका पकड़ जो है वो श्रीलंका में बहुत ज्यादा हुआ करता था, मैंने अभी पूरी कहानी बताई आपको। मालदीव में बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं ये लोग। उसके बाद फिर कौन सा रीजन की बात करें, पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश में भी, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे में इसका जो पकड़ है वो बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्यों ये सारे ऐसे देश क्यों चाइना के प्रति ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, पैसा। क्योंकि कल्चर तो ऐसा कुछ मिलता है नहीं, इनका जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पर आधारित है, और भारत के पास उतने पैसे हैं नहीं। भारत क्या करता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता है, एड दे देता है, ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब कि दिक्कत है तो कुछ पैसे ले लो, चुकाना मत, कोई बात नहीं, इतना में ये खाना पीना खा लो। लेकिन ये क्या करता है, पैसे देता है कि नहीं तुम डेवलपमेंट करो, और वो डेवलपमेंट ऐसा होता है कि एक तरह से जाल होता है जिसमें ये सारे कंट्री फंस जाते हैं। मैंने इस चीज के बारे में अभी डिस्कशन किया ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को काउंटर करना है, रोकना है, तो बाहर से देशों को सामने यहां लाना होगा, इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना होगा, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भारत और विदेशी देशों को साथ मिलकर के करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है, प्रोएक्टिव मेजर क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रेंडली एक्सटर्नल एक्टर्स को लाना पड़ेगा। जैसे कौन कौन, जैसे भारत का दोस्त है आपका जापान है, यहाँ ताइवान है, साउथ कोरिया है, पूरा अमेरिका है, ये सब कोई को क्या करना पड़ेगा, इस रीजन में लाना होगा, और यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करवाना होगा। और भरोसा, देखिए नेचुरल एक होता है अलाई, नेचुरल अलाई मतलब कि मालदीव का ही एक पूरा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि मालदीव में अभी सुनामी आ गया, तो कौन उसको बचाने आएगा, चाइना इतना दूर से आपको क्या मालदीव को बचाने आएगा, बिल्कुल नहीं। 2014 में भी क्या हुआ था ना कि वाटर क्राइसिस हो गया था माले में, मालदीव का जो कैपिटल है वहां पर पानी ही नहीं था,
तो भारत ने पानी भेजा था। जब 1988 में वहाँ पर उस समय 1988 में क्या होता था ना, LTTE था, ठीक है। LTT एक तरह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो श्रीलंका में सिन्हेलीज के खिलाफ लड़ रहा था, तमिल एलम बनाना चाहता था, यानी कि तमिल का अलग एक स्टेट बनाना चाहता था। उन लोगों ने क्या किया ना, कू अटेम्प्ट कर दिया, यानी हमला कर दिया आपके मालदीव के ऊपर, और उस समय फ़ोन किया मालदीव के प्रेसिडेंट ने कि बचाओ हम लोगों को। तो भारत गया वहाँ पर और LTTE के आतंकवादियों से लड़ा, उन्हें मारा और मालदीव को बचाया। नहीं तो मालदीव क्या होता, LTTE के कंट्रोल में आ जाता, एक आतंकवादी संगठन मालदीव को चलाता। तो भारत नेचुरल अलाई इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे प्रॉब्लम में जब फंसेगा, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो जाए, चाहे कोई हमला कर दे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करेगा वो भारत ही करेगा। और ये सारे देशों को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सब को समझना ज़रूरी है कि भारत बहुत ही नज़दीक है आपसे। भारत आपकी भलाई चाहता है, आपकी तरक्की चाहता है, लेकिन भारत ये नहीं चाहता है कि जो चाइना का पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, जिससे कि भारत को घेरना चाहता है या फिर भारत को काउंटर करना चाहता है, उसका आप पार्ट मत बनिए। भारत क्या करेगा, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेगा, आपके देश में जो भी ज़रूरतें हैं, मिलिट्री असिस्टेंस भी देगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन थोड़े से आपको चाइना से दूर रहना होगा। सो ये सारे पॉइंट मिला करके हमारे इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी बनती है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप क्या करिएगा, कुछ इससे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी जो है वो कारगर है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो भारत क्या क्या बदलाव कर सकता है। अभी हाल के दिनों में देखा गया कि इंडिया और मालदीव का रिलेशन बहुत ही खराब हुआ है, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। डेट ट्रैप पॉलिसी के ऊपर सवाल आ सकता है कि किस तरह से चाइना की जो कर्ज देने की नीति है उससे ये सारे जो देश हैं वो प्रभावित होते हैं, एक तरह का जाल में फंस जाते हैं और फिर इनका इकोनॉमिक बैंकरप्सी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया ना कि आपको मैप वर्क करना बहुत ज़रूरी है, कौन सा देश कहाँ है, थोड़ा सा बनाइए, हाथ चलाइए इसके ऊपर। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।